नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज का जो विषय है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, जो हमें मिली स्रोत सामग्री से सीधा उभरता है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो झूठ बोलना सीखें। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये विचार निकोलो मैकियावेली से जुड़ा है और हम इसी पर बात करेंगे। मतलब रणनीति, सत्ता और धोखे के इस पेचीदा ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि यहाँ हमारा इरादा किसी भी तरह के अनैतिक व्यवहार को सही ठहराना या उसे बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रही हैं जो हमें मिली है। उसमें जो तर्क दिए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही हैं और ये देख रही हैं कि उनके क्या मायने हो सकते हैं, पूरी तरह निष्पक्ष होकर। एकदम सही। तो मिशन साफ है, स्रोत में बताई गई रणनीतियों को समझना, उनसे जुड़े नैतिक सवालों पर गौर करना और देखना कि इसके क्या निहितार्थ हैं। पक्ष या विपक्ष लेना हमारा काम नहीं है। तो चलिए सीधे उस मूल विवादास्पद सवाल पर आते हैं जिसने इस चर्चा को जन्म दिया। क्या वाकई कामयाबी का रास्ता धोखे से होकर गुजरता है, जैसा कि स्रोत सुझाता है? ये सवाल हमें सीधे 15वीं-16वीं सदी के इटली ले जाता है, निकोलो मैकियावेली के पास। स्रोत सामग्री भी उन्हीं का जिक्र करती है। हाँ, मैकियावेली पुनर्जागरण काल के फ्लोरेंस के एक राजनायक और राजनीतिक विचारक थे। पुनर्जागरण यानी वो दौर जब यूरोप में कला, विज्ञान और सोच में बड़े बदलाव आ रहे थे। पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं। और उनकी सबसे चर्चित किताब है द प्रिंस। स्रोत ये भी बताता है कि उस समय इटली की राजनीति बहुत ही उथल-पुथल वाली थी। मतलब सत्ता के लिए संघर्ष, लगातार बदलते गठजोड़, धोखा, विश्वासघात, ये सब रोज की बातें थी। हाँ, माहौल काफी निर्मम था, कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें मैकियावेली ने अपने विचार रखे। देखिए, ये समझना जरूरी है कि उस समय ज्यादातर विचारक आदर्शों और नैतिकता पर जोर देते थे कि शासक को नेक और सच्चा होना चाहिए। हाँ, आइडियलिस्टिक बातें ज्यादा होती थी। बिल्कुल। मैकियावेली का ये कहना कि शासक को जरूरत पड़ने पर राज्य बचाने या सत्ता में बने रहने के लिए नैतिकता को ताक पर रख देना चाहिए। हाँ, ताक पर रखना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये उस जमाने के लिए बहुत क्रांतिकारी और चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने एक तरह से यथार्थवादी नजरिया अपनाया। मतलब दुनिया को आदर्शों के चश्मे से नहीं, बल्कि जैसी वो असल में है, उसकी कठोर सच्चाइयों के साथ वैसा देखने की कोशिश की। तो ये संदर्भ समझना जरूरी है। अब आते हैं स्रोत के मुख्य तर्क पर। स्रोत का दावा काफी सीधा है। सत्ता के खेल में या किसी भी तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा में अक्सर आगे निकलने के लिए झूठ बोलना, अपने असली इरादे छिपाना और दुनिया के सामने एक खास तरह का चेहरा पेश करना जरूरी हो जाता है। ये थोड़ा कड़वा सच लग सकता है। हाँ, और स्रोत इसके पीछे का कारण भी बताता है। उसके मुताबिक लोग अक्सर सच्चाई से ज्यादा दिखावे, संकेतों और धारणाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छा, हाँ। यानी असलियत क्या है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि लोग क्या मानते हैं। अच्छा। अगर कोई हमेशा पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी रहे तो वो अनजाने में अपनी कमजोरियां जाहिर कर सकता है, जिसका फायदा उसके विरोधी उठा सकते हैं। स्रोत का इशारा है कि दुनिया हमेशा ईमानदारों के लिए मेहरबान नहीं होती। यहीं पर स्रोत का शायद सबसे शक्तिशाली तर्क आता है कि असलियत मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि लोग क्या मानते हैं। ये थोड़ा परेशान करने वाला विचार है ना? है तो कि सच्चाई से ज्यादा छवि महत्वपूर्ण हो सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये धोखे की तकनीकें हैं क्या जिनकी बात स्रोत कर रहा है? ये कैसे काम करती हैं? स्रोत सामग्री में मुख्य रूप से 3 तकनीकों या युक्तियों का जिक्र मिलता है। पहली है अपने इरादे छिपाना। ओके। इसके पीछे का तर्क सरल है। अगर आपके प्रतिद्वंदियों को पता चल जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जाहिर है। झूठ बोलकर या जानबूझकर अधूरी जानकारी देकर आप अपने असली लक्ष्यों को छिपाते हैं, अपने पत्ते अपने पास रखते हैं। ये शतरंज के खेल जैसा है, जहां आप अपनी अगली चाल जाहिर नहीं करते। समझ गया। और दूसरी तकनीक? दूसरी तकनीक है धारणाओं का प्रबंधन करना। ये उसी छवि वाली बात से जुड़ा है। हाँ, इमेज मैनेजमेंट। बिल्कुल। लोग अक्सर आपको इस आधार पर नहीं आंकते कि आप अंदर से कैसे हैं, बल्कि इस आधार पर कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप खुद को कैसे पेश करते हैं। सही है। स्रोत का तर्क है कि सत्ता बनाए रखने या किसी बातचीत में फायदा उठाने के लिए इस धारणा को नियंत्रित करना, उसे अपने हिसाब से गढ़ना बहुत जरूरी है।
और इसमें कभी-कभी सच्चाई को तोड़ना मड़ोड़ना या सीधे सीधे झूठ बोलना भी शामिल हो सकता है। अच्छा, मतलब जानबूझकर एक इमेज बनाना। हाँ बिल्कुल, आप जानबूझकर एक ऐसी छवि बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो, भले ही वो आपकी असलियत से मेल ना खाती हो। और तीसरी? वो क्या है? और तीसरी युक्ति जो शायद सबसे ज्यादा मैकेमेजियन लगती है वो है गठजोड़ बदलना और बदलते हालात के हिसाब से ढलना। ओह, स्रोत बताता है कि एक बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में वफादारी हमेशा टिकने वाली चीज नहीं होती। गठजोड़ बनते बिगड़ते रहते हैं। सही बात है। ऐसे में झूठ बोलना या सच को थोड़ा लचीला बना देना बदलते माहौल में टिके रहने, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है। उसका कोई उदाहरण, जैसे स्रोत में कुछ हो? हाँ, मतलब स्रोत से प्रेरित एक उदाहरण ये हो सकता है, आप किसी प्रतिद्वंदी के साथ सार्वजनिक रूप से बहुत दोस्ताना व्यवहार करें, उसकी तारीफ करें, ताकि वो थोड़ा निश्चिंत हो जाए। हाँ, गार्ड डाउन कर दें। एग्जैक्टली। राइट। जबकि अंदर ही अंदर आप उसे कमजोर करने की रणनीति बना रहे हो। ये सुनने में तो चालाकी भरा लगता है, पर स्रोत कहता है कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां विजेताओं ने धोखे को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हाँ, ये तकनीकें इस विचार पर आधारित हैं कि सामाजिक, राजनीतिक या व्यावसायिक जीवन कई बार एक युद्ध क्षेत्र जैसा हो सकता है। यहाँ सीधी लड़ाई के बजाय मनोवैज्ञानिक दांव-पेच, सूचना को नियंत्रित करना और दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। एक तरह का परोक्ष युद्ध, जैसा आपने कहा। हाँ, लेकिन यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में स्रोत भी चिंतित है, नैतिकता का सवाल। क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखता है। बिल्कुल। वो इन तकनीकों को रणनीतिक फायदे के तौर पर पेश करता है, लेकिन साथ ही उनके खतरों के प्रति आगाह भी करता है। चलिए इन दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं जो स्रोत सामने रखता है। फायदे क्या हैं? स्रोत के मुताबिक इन तकनीकों के कुछ संभावित रणनीतिक लाभ हो सकते हैं। पहला जाहिर है संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलना। हाँ, खासकर तब जब आपको लगे कि आपके विरोधी भी सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप पूरी तरह ईमानदार रहें और वो नहीं, तो आप नुकसान में रह सकते हैं। ये एक तरह की मजबूरी भी हो सकती है। ओके। और दूसरा, सुरक्षा और अस्तित्व। किसी मुश्किल या खतरनाक माहौल में सच छिपाने या गलत जानकारी देने से आपको तात्कालिक सुरक्षा मिल सकती है, अब बच सकते हैं। और तीसरा फायदा जिसका स्रोत जिक्र करता है वो है नैरेटिव पर नियंत्रण रखना। नैरेटिव कंट्रोल। हाँ, यानी आप कहानी को किस तरह से पेश करते हैं, आप दूसरों की नजरों में अपनी कैसी छवि बनाते हैं। इससे आप उनकी उम्मीदों, उनकी प्रतिक्रियाओं और यहाँ तक कि उनके फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अपनी कहानी खुद लिखना, दूसरों को लिखने देने के बजाय। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और स्रोत उसे नजरअंदाज नहीं करता। इसके नुकसान क्या हैं? खतरे क्या हैं? हाँ, स्रोत उन जोखिमों को भी साफ तौर पर रेखांकित करता है। सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी जोखिम है विश्वास का टूटना। हाँ, ये तो है। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात। लोग शक करने लगते हैं, फिर हमेशा शक की निगाह से देखेंगे। दूसरा जोखिम है आंतरिक संघर्ष। लगातार झूठ बोलना, एक मुखौटा पहने रहना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत थका देने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है। अंदर से खोखलापन महसूस हो सकता है। बिल्कुल, व्यक्ति अंदर ही अंदर खोखला महसूस कर सकता है। और तीसरा, जिसे स्रोत नैतिक पतन कहता है, झूठ बोलने की आदत लग सकती है। अच्छा। हाँ, जो चीज कभी रणनीति के तौर पर शुरू हुई थी वो व्यवहार का हिस्सा बन सकती है। और ये न सिर्फ आपके चरित्र को गिराता है, बल्कि दूसरों को भी अनुचित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्रोत जोर इस बात पर देता है कि ये सब संतुलन का खेल है। ये धोखे के रणनीतिक इस्तेमाल के बारे में है, ना कि दुर्भावनापूर्ण या आदतवश झूठ बोलने के बारे में। हाँ, और साथ ही स्रोत ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत को भी स्वीकारता है, खासकर लंबे समय के रिश्तों और प्रतिष्ठा के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत महीन रेखा है जिस पर चलने की बात स्रोत कर रहा है। हाँ, और यहाँ फिर से ये दोहराना जरूरी है कि हम केवल स्रोत में प्रस्तुत विचारों की पड़ताल कर रहे हैं, उनका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। स्रोत का नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता और नैतिकता हमेशा साथ साथ चल सकते हैं या कभी-कभी उनमें टकराव होता है। चलिए अब कुछ व्यावहारिक उदाहरणों को देखते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं या उनसे प्रेरित लगते हैं, ताकि ये बातें और साफ हो सकें। जैसे व्यवसाय की दुनिया में। हाँ, बिजनेस में। कल्पना कीजिए एक छोटी स्टार्टअप कंपनी है जिसका सामना एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी से है।
स्रोत के तर्क के अनुसार वो स्टार्टअप संस्थापक सार्वजनिक रूप से शायद ये दिखाए कि उसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से कोई खास खतरा महसूस नहीं हो रहा, सब नियंत्रण में है। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, हाँ, निवेशकों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए, जबकि अंदर ही अंदर वो उसे टक्कर देने या उससे बचने के लिए पूरी जान लगा रहा हो। यहाँ सार्वजनिक संदेश और अंदरूनी रणनीति में फर्क है। राजनीति में तो ये और भी खुलकर देखने को मिलता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। हाँ, पॉलिटिक्स में तो बहुत होता है। कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के सामने अपनी खास छवि पेश कर सकता है। मैं जमीन से जुड़ी हूँ, मैं आम आदमी की आवाज हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। हाँ, लोग लुभावन बातें। बिल्कुल। जबकि पर्दे के पीछे वही उम्मीदवार शायद शक्तिशाली लॉबी या कॉरपोरेट हितों के साथ गुप्त समझौते कर रही हो, ताकि चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटा सके या सत्ता में आने के बाद उनका समर्थन हासिल कर सके। यहाँ भी धारणा और वास्तविकता में अंतर है। और बातचीत या मोलभाव मतलब नेगोशिएशन की स्थितियों में भी इसका इस्तेमाल आम है। हाँ, बहुत आम है। स्रोत के अनुसार आप जानबूझकर अपनी शुरुआती मांग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रख सकते हैं या अपनी सबसे अच्छी पेशकश को बहुत कम बता सकते हैं। अच्छा, ये भी धोखा है। हाँ, ये भी एक तरह का रणनीतिक धोखा है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने बाद में बड़ी रियायत दी है, जबकि आप शायद पहले से ही उस नतीजे पर पहुंचना चाहती थीं। ये सब सामने वाले की धारणाओं से खेलने का तरीका है। स्रोत इसे एक तरह की विजेता की मानसिकता से जोड़ता है। हाँ, विजेता की मानसिकता। ये मानसिकता सिर्फ नियमों के दायरे में रह के खेलने की नहीं, बल्कि पूरे खेल के मैदान को समझने की है। माहौल कैसा है, आपके विरोधी कौन है, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, नियम क्या हैं, क्या वो स्पष्ट हैं, लागू होते हैं या यहाँ जंगल राज है। अच्छा। और इन सब बातों को समझकर फिर ये तय करना कि आपको क्या संकेत देना है, क्या जानकारी छुपानी है और खुद को किस रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंच सकें। तो ये काफी गहरी और थोड़ी असहज करने वाली बातें हैं। इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री के विश्लेषण के बाद अगर हमें मुख्य सीख निकालनी हो, मतलब कि टेक अवेज, तो वो क्या होंगी? हाँ, स्रोत से हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं? जी, जिन्हें श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे लगता है पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार उजागर करता है वो यही है, धारणा अक्सर वास्तविकता पर हावी पड़ती है। परसेप्शन इज रियलिटी जैसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। लोग आपके असली इरादों या हालात की असलियत पर नहीं, बल्कि उनके बारे में उनकी जो धारणा है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए आप कैसे दिखते हैं, आपकी छवि कैसी है, इसका प्रबंधन करना आधुनिक जीवन में, खासकर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है। और दूसरी बात जो इसी से जुड़ी है वो ये कि ईमानदारी शायद हमेशा सबसे अच्छी नीति ना हो, कम से कम रणनीतिक दृष्टिकोण से। अच्छा। स्रोत ये नहीं कहता कि हमेशा झूठ बोलो, बल्कि यह पहचानने की सलाह देता है कि कब पूरी तरह पारदर्शी होना, अपनी सारी कमजोरियां खोल कर रख देना आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट इज किंग। बिल्कुल। तीसरा, स्रोत रणनीतिक धोखे और दुर्भावनापूर्ण धोखे के बीच फर्क करने की कोशिश करता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये फर्क शायद आपके लक्ष्य, क्या आप अपनी रक्षा कर रही हैं या सिर्फ किसी का शोषण, और आपके तरीके की अनुपातिकता, क्या स्थिति इतनी गंभीर है कि झूठ बोलना जरूरी है, पर निर्भर करता है। हालांकि ये फर्क करना व्यवहार में बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये लाइन बहुत धुंधली हो सकती है, असल जिंदगी में समझना मुश्किल है। बिल्कुल। और चौथी बात जो संतुलन लाती है वो ये कि ईमानदारी का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, खासकर लंबे समय में। हाँ, लॉन्ग टर्म में। स्थायी सफलता, गहरे रिश्ते और एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने के लिए भरोसा और सच्चाई जरूरी हैं। सिर्फ धोखे के रास्ते पर चल के शायद छोटी मोटी जीत मिल जाए, लेकिन लंबी दौड़ में ये महंगा पड़ सकता है। आपकी साख ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्रोत इस पर भी जोर देता है। अगर आप इन रणनीतियों का इस्तेमाल करने का सोच भी रहे हैं, तो खुद से कुछ कठिन सवाल पूछना जरूरी है। मैं असल में क्या छिपा रही हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या ये वाकई जरूरी है या मैं सिर्फ आसान रास्ता चुन रही हूँ? हाँ, ये पूछना जरूरी है। इसकी संभावित कीमत क्या हो सकती है? अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा? और इसका फायदा क्या है? क्या वो संभावित कीमत चुकाने लायक है? ये सवाल
आपको सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि थोड़ा नैतिक रूप से भी सोचने में मदद करते हैं। तो हमने मैकियावेली से प्रेरित स्रोत सामग्री के आधार पर रणनीति, धोखे और सफलता के बीच के इस जटिल और कई बार असहज करने वाले रिश्ते की काफी गहराई से पड़ताल की। हाँ, काफी कुछ था इसमें। हमने देखा कि कैसे स्रोत ये तर्क देता है कि जीतने के लिए कभी-कभी चालाकी और यहाँ तक कि झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े नैतिक द्वंद्व और व्यावहारिक जोखिमों को भी समझा। हाँ, और जैसा हमने शुरू में और बीच में भी जोर दिया, हमारा मकसद यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या किसी व्यवहार का समर्थन करना नहीं था, बल्कि स्रोत में प्रस्तुत विचारों को खोल कर रखना, उन्हें समझना था। बिल्कुल। ये विचार विवादास्पद हैं, शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन सत्ता, प्रतिस्पर्धा और मानवीय व्यवहार की हकीकतों को समझने के लिए इन पर विचार करना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। और अब अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक बिंदु छोड़ जाते हैं, जो सीधे स्रोत में नहीं कहा गया है, लेकिन इस पूरी चर्चा से स्वाभाविक रूप से उभरता है। हाँ। ये सोचना दिलचस्प है कि धारणा प्रबंधन और रणनीतिक संचार के इन युक्तियों को सिर्फ समझना, भले ही कोई इनका इस्तेमाल कभी ना करे, किसी व्यक्ति के दुनिया को देखने और उसमें व्यवहार करने के तरीके को कैसे बदल सकता है। ये अच्छा सवाल है। क्या इन रणनीतियों को जानने मात्र से ही हम दूसरों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं? क्या हम ज्यादा चौकन्ने को जाते हैं? हाँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानकारी हमें खुद थोड़ा ज्यादा गणनात्मक, मतलब कैलकुलेटिंग या शंकालु बना देती है? ये भी हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, और इस पर सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।